ये एनर्जी तुम लिखते हो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास मास क्या है 1 AMU, ठीक है। तो उसके साथ एनर्जी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU का मास रखूंगा मैं यहाँ पे, 1 AMU, 1 AMU रखूंगा मैं यहाँ पे। तो रखो 1 AMU इंटू सी, 3 इंटू 10⁸ इसके स्क्वायर यूनिट में। 1 AMU यानी प्रोटॉन का मास 1.6 10⁻⁻27, ये किलोग्राम में हो गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये किस में आएगी यार, जूल में आएगी, ठीक है। देखो यूनिट देखो किलोग्राम में और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये जूल में आएगी एनर्जी। अगर जूल को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। तुम्हें पोटेंशियल पता था कि वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन निकालना है तो Q इंटू वी। तो यहाँ से जूल को अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो सिंपली तुम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दोगे। सो 1.6 10⁻⁻27, इसको मल्टीप्लाई किया तुमने 3 इंटू 10⁸ से, इसके स्क्वायर से। और अगर तुम इसको डिवाइड कर दे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 1.6 10⁻⁻19 से, तो ये अब किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। तो ये यूनिट का थोड़ा सा आइडिया अपने को होना चाहिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या करोगे, मेगा मतलब 10⁶, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया था गलती से, तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे करें। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है। किसी को डाउट है क्या। नो सर। ओके, ठीक है। अब तुम एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता था, सिस्टम को बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए या सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी होता था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस या पर एटम। क्लियर है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलता था भाई, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया था कि भाई थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट किया गया वो ज्यादा आया, प्रैक्टिकल कम आ गया। तो जितना मास का डिफरेंस है उससे एसोसिएटेड एक एनर्जी होगी जो mc² से लिखा जाएगी। कुछ लोग मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से भी रिप्रेजेंट करता है कि इतना मास का डिफरेंस होगा, और उससे एसोसिएटेड एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी² भी लोग बोलता है। अपने को समझ में आना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। तो इसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मोटा मोटा हिसाब क्या है कि भाई सिस्टम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, सिस्टम डिस्टर्ब करने के लिए जो उतना भी एनर्जी चाहिए तुम्हें वो बाइंडिंग एनर्जी तुम बोल सकते हो। लेट से मेरे पास यार 20 रुपए का कर्ज है, 20 रुपीज, किसी से उधार ले लिया तो मेरा 20 रुपया, मैं किसी से उधार लूंगा किसी को दे दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो 20 रुपीज क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी मेरे लिए। ये मोटा मोटा हिसाब है, ठीक है। देखो ये कैलकुलेट करो क्वेश्चन, सब लोग कैलकुलेट करेंगे। ये एटम है मेरे पास और ये क्या है, रिएक्शन एक है, ये 20 है और इससे निकल रहा है हीलियम 24, ठीक है। हीलियम 24 नहीं, दो एटम निकल रहा है हीलियम का, हीलियम का मेरे पास दो एटम निकल रहा है, ठीक है, दो एटम निकल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद C12 निकल रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर कोई फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे मत जाओ, ठीक है, रिएक्शन समझो क्या बोल रहा हूँ, फ्यूजन में बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। सर ये न्यूक्लियंस क्या होता है,
न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स भी तुम बोल सकते हो। तो सबकी बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है Na20 का दिया हुआ है, इसका है 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका दिया हुआ है 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और C12 का दिया हुआ है 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कितना एनर्जी रिलीज होगी। क्यू वैल्यू तुम बताओ मुझे, क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू बताएं। क्यू वैल्यू क्या होता था यार? एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसी को हम लोग क्यू वैल्यू बोलते थे। ठीक, कि पहले मेरे पास मान लो 100 जूल था, दो प्रोडक्ट बने, एक के पास 30 जूल गया, एक के पास 40 जूल गया, तो कितना एनर्जी बचा भाई? 100 में से 70 गया, 30 जूल। इसी को क्यू वैल्यू बोलते थे, कितना एनर्जी रिलीज होगा या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। सो दैट वाज क्यू वैल्यू। तो आपको बताना है, क्यू वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, सब लोग बताएं। तो इसके पास कितना एनर्जी है? इसके पास, नियन के पास है 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मास नंबर क्या है? 20। तो इसका क्या लिखोगे? 20 इंटू 8.03। मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये तुम्हारे पास एनर्जी थी, उसमें से बन कैसे गए, कितने बने भाई, कितना मतलब यूज हो रहा है? हीलियम के कितने हैं? 4 14। एटम्स। 4, मास नंबर क्या है? 4, और इसकी एनर्जी क्या है? 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अब इसके दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं इसके, तो तुम्हें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एटम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड है, तो दो एटम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी। और उसके बाद कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? ये वाली एनर्जी। 12 इसके हैं, और एक के पास कितना है? 7.86, 7.86। तो ये एनर्जी, अब देख लो, अगर पॉजिटिव आ रही है तो रिलीज होगी, नेगेटिव आ रही है तो एब्जॉर्ब होगी। यही क्यू वैल्यू का मतलब था, कि पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडो, और नेगेटिव आ रहा है तो उतना एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी, मास नंबर के साथ। समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को भी? जो लोग नहीं पढ़ आए थे, थोड़ा सा लेक्चर पीछे का रिवाइज करें, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसको सही से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा किस यूनिट में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मैंने यूनिट चेंज नहीं किया, इसलिए रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस में ज्यादा घूमा नहीं जाता है कि इसका यूनिट उधर कर दे, उसका यूनिट इधर कर दे। यूनिट में ही फंस जाओगे। जैसा दिया हुआ वैसा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स में याद करनी पड़ेगी, खासकर इस न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। ये रिएक्शन है, एज इट इज रिएक्शन याद होना चाहिए। बीटा डीके ये है तो है भाई, ये नहीं ये न्यूट्रॉनो क्यों आ रहा है, कहाँ गया सर, ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने को जैसा दिया है वैसा अपने को याद होना चाहिए रिएक्शन। एज इट इज रिएक्शन आएगा, मैं बोल रहा हूँ वही आएगा। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी आंसर आएगा तुम्हारा आ जाएगा। चलो एक और छोटा क्वेश्चन करो तुम लोग। मान लो मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन टूट रहा है मेरे पास। मान लो कोई न्यूट्रॉन है, ये टूट रहा है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, प्रोटॉन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि सर न्यूट्रॉन कैसे जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में? भाई वो जाएगा तो जाएगा, ठीक है ना। वो अपन जब बड़े हो जाएंगे 4 साल के बाद, तब समझेंगे क्यों टूटेगा और कैसे होगा। न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन में, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है। तो अपने को पता करना है कितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, ये पता करना है। मास सब लोग का पता है, मास प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का पता होगा सबको।
तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब बताना है आपको। एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब, बताए सब लोग, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। सर अपने को पता है कि ये न्यूट्रॉन जा रहा है इसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो सिंपल अगर मुझे सर कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यही एनर्जी होगा। तो सर मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस जा रहा है मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मान लो सर सी स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को ये एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट अगर मैं कैंसिल करूँ लाइक अगर 1.67 1.67, ठीक है, जो हल्का सा लाइक चेंज होता है, ठीक है 5025 इतना ही डिफरेंस है, बट अपन उसमें नहीं जाएंगे कि भाई 5 डिजिट के बाद चेंज कर रहे हैं यार, अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे। तुम्हें ऑप्शन यही देगा, अच्छा ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, मस्त दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, ठीक है, क्योंकि 1.67 मान लो 1.67 मैंने ले लिया, उसके आगे नहीं जाएंगे, 1.6750 नहीं जाएंगे अपन। जैसे न्यूट्रॉन के लिए अपन यूज करते हैं 1.6750 और प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं 1.6725। तो अपन इधर नहीं जाएंगे, अपन इतना ही में चलेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 तक चलते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं डालूं डायरेक्ट तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू सी स्क्वायर, अगर किलोग्राम में है, और इसको 3 इंटू 10⁸ अगर मान लो मैंने डाल दिया तो एनर्जी किस में आएगी, किसी को दिख रहा है, जूल में आएगी। ये देखो ये किलोग्राम में रखा हूं मैं और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड में है, तो जूल में एनर्जी आई। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो क्या करोगे, इसी को तुम क्या करोगे 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से तुम डिवाइड कर दोगे। ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो तुम क्या करोगे, फिर से मेगा से डिवाइड कर दोगे 10⁶, तो ये किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से कैलकुलेशन करो क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं कैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ या ना बताए सब लोग। यस सर। ठीक है, सर 9 और 16 हो जाएंगे। तो ये देख लो क्या आ रहा है, ये अगर तुम इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, सर सी स्क्वायर होगा ना। हाँ 9 to सी 10 स्क्वायर, to सॉरी 16। हाँ ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। तो अगर मैं नंबर लिखूं तो देखो, नंबर पहले लिखता हूं तो 9.1 इंटू 9, ठीक है, तो ये मान लो 9 आ गया और 8 आ गया, तो इतना आ गया नंबर ऊपर, नंबर देख रहा हूं मैं केवल, और नीचे 1.6 आ गया। डेसिमल देखूंगा ऊपर, सॉरी पावर देखूंगा तो देखो 16 हो गया और -31, तो -15 -15, और नीचे क्या आ जाएगा -13, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। देखो 16 था, ये -31 था, तो -15 आ गया, -19 था और प्लस का 6 था, तो -13 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81.9 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा ये 160, किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही आएगा ना, यस सर। यही आएगा 100 और 10। तो इसको तुम डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करूं कि मान लो ऊपर 80 रख लेता हूँ और नीचे 160, तो 0.5, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, 0.54 अगर ये कितना आ रहा है आंसर यहाँ से डिवाइड करने के बाद, 0.54। हाँ यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो अपने को ऐसे करना है। ठीक है, 2 डिजिट तक यही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी तो मैं भी तुम्हें बोले हो। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन कैसे करना था। फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन में क्या होगा, एक चीज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटेगी,
तो उससे एनर्जी रिलीज होगा। जैसे अभी तुमने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही है थोड़ा बहुत। तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है भाई, दो चीज मिलेगी तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, इसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज हो गया। ठीक है, फ्यूज मतलब फ्यूजन म्यूजिक होता है ना, उस टाइप की चीजें। तो ये फ्यूजन रिएक्शन में क्या है कि तुम ऐसा बोल सकते हो व्हेन अ हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, इस टाइप के डिफिनेशन तुम बोल सकते हो। ठीक है, कि हेवी न्यूक्लियाई या हेवी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो तुम, हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर वंस। तो ये फ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखो फ्यूजन होता कैसे है। रिएक्शन एक यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का रिएक्शन है 92 आइसोटोप 235, ये टूटता है। ठीक है, यूरेनियम 92 में और ये 236 में, जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे ही याद होना चाहिए, 236 में। और फिर से ये टूटता है बेरियम 56 144 56 144 प्लस क्रिप्टन 86 36 89 36 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें कुछ कुछ बातें जो समझने वाली है। ये रिएक्शन एज इट इज याद होना चाहिए बिल्कुल, अगर स्कूल की भाषा में बोले तो रट जाओ तो रट जाओ। ये रिएक्शन बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाई यही होता है, जो एटॉमिक नंबर मास नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ये मेरे पास यूरेनियम है, ठीक है ना, यूरेनियम है, तो इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास यूरेनियम है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो बॉम्बार्डिंग किसका कराते हैं, किसको फेंकते हैं कि भाई टूटे, न्यूट्रॉन को फेंकते हैं कि ये टूटे, न्यूट्रॉन को फेंकते हैं हम लोग कि ये टूटे। यूरेनियम है उस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं, ठीक है, ताकि ये टूटे। न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग क्यों कराते हैं भाई, तो उसके पीछे एक दो लॉजिक है, वो अपने को ध्यान रखना है। ध्यान से सुनो, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो रिपल्सन नहीं होगा, पहला रीजन ये है। न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डिंग होती है यूरेनियम पर तो न्यूट्रॉन की क्यों होती है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता है। न्यूट्रॉन से इसलिए होता है कि एक तो थोड़ा हेवी है, हेवी पार्टिकल है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और इस पे चार्ज नहीं रहता है। तो रिपल्सन क्या, क्योंकि न्यूक्लियस है यूरेनियम के पास, मास नंबर बहुत ज्यादा है, तुम देखो यहाँ पे, तो उसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, तो मान लो पॉजिटिव पार्टिकल आएगा तो रिपेल करने लगेगा उसको। इसीलिए चार्ज पार्टिकल को हम लोग बॉम्बार्डिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। मान लो यहाँ पे अगर यूरेनियम रखा हुआ है तो ये तुमसे वाइवा में या एनसीईआरटी वाले 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन की क्यों बॉम्बार्डिंग कराते हैं, क्योंकि मास इसका थोड़ा ज्यादा होता है, हेवी होता है, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। दूसरा रीजन, एक और पॉइंट कि न्यूट्रॉन को स्लो मोशन में बॉम्बार्डिंग कराया जाता है, ऐसे तेजी से नहीं कराया जाता है। तेजी से कराओगे तो क्या होगा भाई, मोमेंटम बढ़ जाएगा। देखो मास ज्यादा है, वेलोसिटी, अगर तेजी से करा दिए तो मास तो ऑलरेडी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा यार, मोमेंटम बढ़ जाएगा। सर मोमेंटम बढ़ जाएगा तो क्या सही तो है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग स्लो होनी चाहिए न्यूट्रॉन की, और वो स्लो भी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। स्लो क्यों होनी चाहिए भाई, तेजी से जाएगा तो इसका मास ऑलरेडी ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया। तो अब समझो इस चीज को, मान लो मेरे पास यार एक बुलेट है, एक वुडन ब्लॉक है सबसे पहले, और यहाँ पे एक मान लो बुलेट है, ठीक है यार, यहाँ पे वुडन ब्लॉक है ये, और एक बुलेट ऐसे जा रही है। मान लो तेज वेलोसिटी से जाएगी तो ये सीधा निकल जाएगी, तेज वेलोसिटी से जाएगी तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। स्लो वेलोसिटी से अगर जाए तो डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा हैं कि यार वुड के अंदर धीरे धीरे जा रही है तो तुम्हारी लकड़ी धीरे धीरे फटने लगेगी। समझ में आ रहा है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, कि यार मान लो मेरे को कोई गोली मार दिया, तो अगर मान लो तेज वेलोसिटी से मारा, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आर्म्स यूज किए जाते हैं,
तो गोली अगर तेज वेलोसिटी से आ रही है तो आगे से लगेगी, पीछे निकल जाएगी, एक होल बना के निकल जाएगी, तो डिस्ट्रक्शन क्या होगा, कम होगा। स्लो से अगर मारेगा वो धीरे धीरे, अगर गोली की स्पीड है तो हो सकता है यार मेरे मतलब अंदर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो करे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस यूज होता है, न्यूट्रॉन धीरे से बॉम्ब, स्लो मोशन की बॉम्बार्डिंग होती है। उससे क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रक्शन जो होता है यूरेनियम में ज्यादा होता है। ज्यादा होने से फायदा क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ तो यूरेनियम टूटता है, ज्यादा टूटता है, वो ब्रेक ज्यादा होता है, डीके ज्यादा होता है। तेजी से जाएगा तो डिस्ट्रक्शन कम होगा, यूरेनियम के टूटने के चांसेस कम होंगे। इसलिए स्लो मोशन की बॉम्बार्डिंग होती है, तेज बॉम्बार्डिंग कभी नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन की स्लो बॉम्बार्डिंग होती है ताकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो, फॉर मोर डिस्ट्रक्शन, या डीके भी बोल सकते हो, फॉर मोर डिस्ट्रक्शन या डीके। ये समझ में आ रहा है क्या, ये गोली और वुडन ब्लॉक वाला, ठीक हाँ है। जी सर। तो ऐसा ही होता है, इसलिए स्लो बॉम्बार्डिंग होती है न्यूट्रॉन की, कि भाई ये न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होगी। न्यूट्रॉन ही क्यों होगा, क्योंकि सर इस पे चार्ज नहीं होता है, मास इसका ज्यादा होता है। स्लो मोशन क्यों होगा भाई, ये लॉजिक, डिस्ट्रक्शन ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो यूरेनियम के अंदर और ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटे। तो जब ये टूटेंगे पार्टिकल्स तो इसके खुद के अंदर क्या प्रोडक्ट आ रहा है, न्यूट्रॉन। तो खुद के अंदर न्यूट्रॉन आ गया तो न्यूट्रॉन खुद को फिर से तोड़ेगा यूरेनियम को, तो फिर से टूटेगा, तो फिर से 3 न्यूट्रॉन बनेगा, फिर से यूरेनियम बचा हुआ है, फिर से तोड़ेगा यूरेनियम को, फिर न्यूट्रॉन बनेगा, फिर थोड़ा यूरेनियम बचा है, फिर न्यूट्रॉन बन गया है। तो ऐसे रिएक्शन होते रहेगी, ऐसे रिएक्शन होते रहती है। तो ये प्रोसेस होता है फ्यूजन रिएक्शन का, ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। जिसके लिए तुमने हाफ लाइफ और मिल लाइफ तुमने पढ़ा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होगी, और ये न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो ये फ्यूजन रिएक्शन का ये रिएक्शन अपने को याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद 2-3 रिएक्शन और हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब फ्यूजन में जो अपने को याद करने वाली बात है, ये रिएक्शन है और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, कैसे होती है सर, कैसे क्यों होती है, ये सब अपने को नहीं जानना है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन से, वो होती है ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी कितना रिलीज होती है भाई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक दो और रिएक्शन है जो तुम देख सकते हो, ठीक है ना, वो तुम एनसीईआरटी से देख लेना रिएक्शन, ठीक है। सेम रिएक्शन याद होना चाहिए तुम्हें कि भाई ये 3 रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीनों रिएक्शन याद होना चाहिए। एनटीए जब से पेपर बना रहा है भाई, जेई का या लेट से नीट का, एज इट इज उठ के आ रहा है, एज इट इज। डायग्राम भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि डायग्राम वही आया है, वही डायग्राम जो बना हुआ है, ठीक है। तो अपने को बहुत सारी चीजें संभल के रखना है, ठीक है। अपने को ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान के लिए बहुत समय है अपने पास। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिएक्शन याद होना चाहिए। 56, 144, 36, 89, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। एक और रिएक्शन है जिसमें 4 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक और रिएक्शन है जिसमें 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये अपने को पता होना चाहिए। मोटा कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूट्रॉन स्लो होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो, न्यूट्रॉन ही होना चाहिए क्योंकि रिपल्सन नहीं हो। क्लियर है इतना फ्यूजन रिएक्शन में सब लोगों को, यस सर। ठीक है। अब देखें फ्यूजन में क्या होता है। हाँ देखो, अब फ्यूजन का क्या होता है, ये सब रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, बहुत ज्यादा, मतलब तुम मान सकते हो ये सब फ्यूजन रिएक्शन मतलब 10 टू पावर 6, 7, 8, 9 के आसपास का होता है टेम्परेचर रेंज इनका केल्विन में। मतलब 8 या 9 तुम मान सकते हो, इस रेंज का टेम्परेचर होता है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल है, इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। 8 या 9 के आसपास का होता है टेम्परेचर, ठीक है। एग्जैक्ट अगर मुझे देखना है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इस टाइप का 6 या 7 तुम मान सकते हो, इस रेंज का इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, फ्यूजन का, ठीक है ना। इस रेंज का टेम्परेचर होता है, तो बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर हो गया तो अगर कोई भी इक्विपमेंट होगा तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसको संभालना यही दिक्कत है। फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी तो बहुत ज्यादा है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है,
इसको कंट्रोल, इसको अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसको, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। ये जो भी फ्यूजन है अनकंट्रोल्ड है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक, टेम्परेचर बहुत हाई है ना यार, ठीक है, इतना केल्विन टेम्परेचर। फ्यूजन में क्या होता है, थोड़ा समझ में आया क्या? फ्यूजन में क्या होता है, रिएक्शन तीनों याद होना चाहिए, एक मैंने लिखा है, 2 एनसीईआरटी में लिखा है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, नहीं दिया है तो 6-7 के आसपास ध्यान रखना फ्यूजन रिएक्शन का, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस मिलके एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे, उनसे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शंस, दो न्यूक्लियस मिलेंगे, दो लाइटर न्यूक्लियस, 2 लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन, या न्यूक्लियाई लिख सकते हो, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन to form heavy nucleus, to form a heavy nucleus। तो क्या होता है, इनको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा, तोड़ेंगे अपन तो भी रिएक्शन होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और जब कंबाइन करेंगे फ्यूजन होगा तो भी अपने को एनर्जी मिलेगी, दोनों में एनर्जी मिलती है और बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। दिक्कत क्या है इनके रिएक्शन का, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो अनकंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपन। फ्यूजन रिएक्शन में एक दो रिएक्शन तुम्हें याद रखना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये कि दो हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है ना, ये है, अभी मिलके बनाएंगे क्या, हीलियम। ये रिएक्शन याद होना चाहिए अपने को, सॉरी, हाइड्रोजन के दो प्लस एक हमारे पास पॉजिट्रॉन आ जाएगा, एक न्यूट्रिनो आ जाएगा। ये वेलोसिटी नहीं है, जो लोग नहीं आते, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये अपने को जानना नहीं है क्या मास होता है क्या चार्ज होता है, बट इतना जानना है कि भाई नेचर में एग्जिस्ट होना इसका बहुत मुश्किल काम है, न्यूट्रिनो। और इसके साथ एनर्जी निकलती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इतना, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, एक पॉजिट्रॉन बनता है। पॉजिट्रॉन क्या था, पॉजिट्रॉन था सर, देखो मास नंबर इलेक्ट्रॉन जैसा होगा लेकिन चार्ज इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो इसको हमने पॉजिट्रॉन बोला है। न्यूट्रिनो के बारे में ज्यादा नहीं पता है लोगों को, तो अपने को भी नहीं जानना है। इतना एनर्जी रिलीज होती है 0.42 का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हीलियम वाला रिएक्शन तुम ध्यान रखना, ठीक। ड्यूट्रियम है दो, और ये मिलके बनाएंगे एक हीलियम, ठीक है। और एक तुम्हारे पास आएगा न्यूट्रॉन, और इसके साथ एनर्जी निकल रही है ज्यादा, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ रिएक्शन ऐसे ही, एक दो रिएक्शन और लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का ही एक ट्रिटियम बना रहा है, ठीक है। तो ये सब जो भी रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, कुछ में बीटा पार्टिकल्स भी इन्होंने दे रखा है, कुछ में गामा पार्टिकल्स भी बनाया है। तो ये रिएक्शन तुम्हें बिल्कुल एज इट इज जो दिया हुआ है, ये ध्यान होना चाहिए तुम्हें कि भाई कितना एनर्जी निकल रहा है इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से कितना एनर्जी निकल रहा है। एनसीईआरटी वाले कोई रिएक्शन उठाएंगे, रख देंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देंगे, भाई एक्स की वैल्यू बताओ, दैट्स इट, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई इस रिएक्शन में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, इस रिएक्शन में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। जेई में ये नहीं पूछेगा तुमसे कि भाई इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तुम याद करके बताओ, ये नहीं पूछेगा। इसी टाइप का रिएक्शन देगा तुमसे, क्यू वैल्यू पूछ सकता है, ये सब चीज पूछेगा। रटने वाली चीज एनसीईआरटी वाले पूछेंगे कि भाई ये 0.42 किस में होता है, 3.27 किस में होता है, तो ये याद होनी चाहिए। दूसरा इसका कोई लॉजिक इसमें नहीं है, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अब देखो चीजें अगर तुम्हें देख रहे होगे
तो ये जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है, 9 के आसपास होता है केल्विन में। तो ये फ्यूजन होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। ये हो कहाँ रहा है भाई? स्टार्स में। कोर जो होता है ना सन का जैसे कोर हुआ, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोर में। तो 10⁹ केल्विन का टेम्परेचर है। तो ये सब रिएक्शन कहाँ हो रहा है? बहुत हाईली टेम्परेचर पे होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। 10⁹ समझ लो, जहाँ कोर का टेम्परेचर है सन के। तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हुआ, तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे इसको, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो गया। कोर ऑफ स्टार्स, ये तुम मान सकते हो इसको, कोर ऑफ स्टार्स में ये सारा रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। अब इस हाई टेम्परेचर पे दिक्कत क्या है? देखो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत, ये देखो दोनों हाइड्रोजन, ठीक है ना, कंबाइन कर रहे हैं, दो प्रोटॉन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि दो प्रोटॉन कभी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। दो प्रोटॉन तुम बोल रहे हो कि ये लोग कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को ऑब्वियसली फेल होना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस तो रिपेल करेगा भाई। तुम बोल रहे हो पास में आएंगे ये दोनों, तो यहीं पे कूलम्ब्स लॉ फेल करता है। तो ये अपने को नहीं जानना है क्यों फेल करता है भाई, क्या है ये सब नहीं जानना है। उसके लिए है अपने पास बहुत टाइम है, 5 साल 10 साल, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होगा इस टेम्परेचर पे, फ्यूजन रिएक्शन होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होंगे, और कंबाइन होके भाई एनर्जी भी देंगे, और बहुत ज्यादा एनर्जी तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये सब चीजें होती है फ्यूजन रिएक्शंस में, ठीक है। स्कोप है, अगर तुम्हें लाइक ग्रेजुएशन करो, अगर बाहर जाके पढ़ना हो तो एमएस कर सकते हो तुम। तो अभी स्कोप है, ठीक है। बहुत सारा अभी चल रहा है रिसर्च की चीजें कैसे चल रही है। तो अपने को इतना ही जानना है फ्यूजन रिएक्शंस में कि भाई टेम्परेचर 10⁹ के आसपास होती है, इतना एनर्जी रिलीज होती है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियर मिलके एक हेवी न्यूक्लियर बनाएंगे। ये सब रिएक्शन कहाँ हो रहा है भाई? ये सब रिएक्शन स्टार्स में हो रहा है। सन हुआ जैसे अपना, बहुत ज्यादा हाईली, वहां पे आग का गोला जो तुम बोलते हो, टेम्परेचर ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, हीलियम बन रहा है वहां पे। तो ये सब चीजें उधर होती है। अब दिक्कत क्या है? जो इनोवेशन है हमारे पास, दोनों तुम्हें पता चल गया अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमंस क्या कर रहा है? ह्यूमंस, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आम लोग है, आदमी है, ह्यूमंस जो है, वो सरवाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस रिएक्शन को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाओ और कुछ टन, ठीक है, देख लेना तुम, 3000 टन या 300 टन कोयला जलाओ, दोनों से सेम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जैसे 1 किलोग्राम यूरेनियम 10⁻, आई थिंक 14 जूल के आसपास एनर्जी निकलती है, और 1 किलोग्राम कोयले से 10⁻7 है। तो पावर में डिफरेंस है, तो बहुत 1000 टन तुम्हें जलाना पड़ेगा कोयला, तब जाके 1 किलोग्राम यूरेनियम जला के जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी तुम्हें मिल सकती है। तो एनर्जी तो है बहुत ज्यादा भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जलाने से, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, और लाइक डिवास्टेटिंग है। लीकेज हुआ, मैं तुम्हें बताया था, बहुत इसका खतरनाक असर होता है। इवन मैं बता दूं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो काम करते हैं जो लोग, उन ट्रांसफर हो सकता है, मे भी अगर उनको इफेक्ट हो गया कि भाई रोज न्यूक्लियर गैस में सूंघ रहा हूँ, उसके पास हूँ, तुम अगर देखना चाहते हो देखना, बहुत ज्यादा तगड़ा किट होता है। लीकेज कोई नहीं चाहिए, गैस कोई कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाता है जहां पे भी न्यूक्लियर प्लांट होगा, जहां पे भी, मतलब किलोमीटर के रेडियस में वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है? लोग खत्म हो जाएंगे। लोग इन द सेंस, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा, तुम देख सकते हो, जैसे चेन्नई जाओ बहुत ज्यादा गर्मी, राजस्थान जाओ बहुत ज्यादा गर्मी। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर जो तुम बोलते हो कि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो एनर्जी है बहुत ज्यादा, पर लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है ना, बाहर में भी है, बाहर में ज्यादा है, अपने यहाँ भी है, ठीक है। कैसे होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कैसे रिएक्टर बनाया जाता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो होता क्या है, अपने पास एक चैम्बर रहता है सिंपल, इस चैम्बर में अपन रखते हैं जो भी है, इसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर बने रहते हैं, इसमें रखते हैं अपन जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तुम्हारा, आ रही रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें रख दिए, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे, टूटना शुरू होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन खटाखट बनना शुरू होगा। यहाँ पे एक रॉड लगा के रखते हैं, कितना न्यूट्रॉन बन रहा है, तो ये रॉड में पूरा, ये नहीं भाई ये सेटअप नहीं, ये जस्ट समझाने के लिए सेटअप ऐसा होता है,
ज्यादा न्यूट्रॉन बनने लगे, रेड लाइट जलने लगे कि भाई ज्यादा न्यूट्रॉन बन रहा है, रिएक्शन खतरनाक होने वाला है, ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट हो गया था 86 के आसपास, बहुत ज्यादा लोग मरे हुए थे, बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकते हो तुम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल रिएक्शंस होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग हुई, न्यूट्रॉन बनने लगे, तड़ातड़ न्यूट्रॉन बने, फिर न्यूट्रॉन बना, फिर खुद को तोड़ा, फिर न्यूट्रॉन बना, फिर ऐसे चेन रिएक्शन चल रहा है वो। तो यहाँ पे रॉड लगा रहता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेटअप रहता है, मान लो कि एक पाइप के थ्रू मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि ये पाइप है, इसके थ्रू मान लो मैं एनर्जी ला रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस एनर्जी का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेटअप रहते हैं, यहाँ पे वाल्व लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मान लो तुम ऐसे वाल्व लगा सकते हो जो भी, और यहाँ से जो भी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे मैं एनर्जी का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा भाई? जैसे टरबाइन चला के मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं इस एनर्जी का। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत ज्यादा है इस एनर्जी का, मान लो यहाँ पे लाके, ठीक, एनर्जी यूज्ड। ठीक, अब देखो मान लो कि यहाँ से मैं एनर्जी ले रहा हूँ, तो इस पूरे सेटअप का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इस, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो कुछ भी यूज करोगे वो पिघल जाएगा, वो तो इतना तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कूलेंट का। कूलेंट क्या होता है चीज? भाई जो चीजों को कूल करे वो कूलेंट होता है। इसके ऊपर जो भी पाइप है या जो भी तुम्हारा सेटअप बनाया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं पाइप के थ्रू में भी दीवार बना के, मतलब होल बना के ले जाया जा रहा है एनर्जी को, तो कूलेंट का यूज होता है उसके ऊपर। कूलेंट क्या करता है भाई? चीजों को कूल करेगा, उसका टेम्परेचर नीचे करेगा। कूलेंट में जैसे पानी यूज कर सकते हो तुम, पानी, नॉर्मल पानी यूज कर सकते हो, हार्ड वाटर यूज कर सकते हो, सोडियम यूज कर सकते हो, मोल्टेन पिघला के सोडियम को। तो ये सारे कूलेंट यूज होते हैं पाइप के ऊपर ऊपर, ताकि उनका टेम्परेचर बढ़े नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी का यूज होता है कि चैम्बर रहता है, चैम्बर में यूरेनियम हमने रख दिया, यूरेनियम के अंदर बॉम्बार्डिंग हुई न्यूट्रॉन की, तड़ातड़ न्यूट्रॉन बनने लगे, तो अचानक से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, खूब ज्यादा न्यूट्रॉन बनने लगे, रिएक्शन शुरू हो गया, चेन रिएक्शन, और एक बार रिएक्शन हो रहा था तुम्हें दिख रहा है कितनी एनर्जी मिल रही है, कम, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स अगर हो रही है तो वही तो मल्टीपल हो जाएगा ना यार। 1 रुपया मान लो मैं कमा रहा हूँ दिन का, और मान लो मैं दिन का 1 घंटे का 1 रुपया कमाता हूँ, सॉरी मान लो 1 मिनट का 1 रुपया मेरे को मिलता है, और मान लो कि मैं दिन में 100 मिनट काम करूँ तो दिन का 100 रुपया हो गया ना यार। तो वैसे ही एक रिएक्शन से तुम्हें छोटी एनर्जी मिल रही है, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी हो गई। तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा है ही, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो अनकंट्रोल्ड है। कूलेंट का यूज करते हैं कि भाई टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, फिर उसको ले जाके एनर्जी को यूज करते हैं, टरबाइन चला सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी यूज कर सकते हैं। मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के काम में अपन यूज कर रहे हैं भारत में, टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, तुम्हारे घर में बिजली आती है, दैट्स इट। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होता है। ठीक है, बाहर भी यहाँ पे भी, बट दिक्कत यही है कि ये दिक्कत वाली बात है बहुत ज्यादा। फिर भी लोग इस पे रिसर्च कर रहा है कि इसको कंट्रोल किया जाए और मिनिमम मतलब डिवास्टेशन हो। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये कहानी थी अपने फिजन फ्यूजन जो भी न्यूक्लियाई है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन ये तुमसे नहीं पूछेगा कि भाई तुम बताओ भारत में तुम कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करो, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। ये सब कुछ नहीं पूछेगा कि भाई सोडियम मोल्टन क्यों है, ये सब कुछ नहीं, सोडियम ही क्यों यूज करते हैं, कुछ नहीं पूछेगा। काम की बात पूछेगा कि भाई जो रिएक्शन जो है फिजन और फ्यूजन का, वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिजन का मतलब एक चीज 2-3 पार्ट में टूटेगा, फिजन हुआ 2-3 चीज जुड़ के एक नया चीज बनाएगा, फ्यूजन हुआ। टेम्परेचर थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, उधर 6-7 के डिग्री होता है फ्यूजन में, सर यहाँ पे 10⁹ के ऑर्डर का होता है, ये कोर ऑफ द सन में होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, दोनों अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, हम लोग चाह रहे हैं इसको कंट्रोल करें, ताकि ह्यूमन अपना फायदा सोच रहा है। उसके बाद इसमें क्या पूछेगा भाई? ठीक, अल्फा बीटा डीके क्या होता है, एक छोटी बात जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन क्या आएगा? चलो, आई डोंट थिंक कि टाइम है अपने पास, आपका टाइम हो गया। ठीक है, बट आप क्वेश्चन करना थोड़ा सा, या मे बी मैं नेक्स्ट क्लास में करूँ।
कभी कभी क्या होगा कि वो बोलेगा कि भाई अल्फा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। तो अल्फा में तो तुम्हें समझ में आ गया कि अल्फा He24 होता है। क्वेश्चन में बोले कि भाई अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है, तो ये तुम मान लोगे। कभी कभी वो कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें सीधे बोलेगा भाई बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। तो अब कौन सा डीके हो रहा है भाई, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, ये नहीं बोलेगा वो, ठीक है, ये नहीं बोलेगा वो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग केस है। नेगेटिव में क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव में क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट्स याद होना चाहिए। ये नहीं भाई क्यों होता है सर ऐसे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे मास नंबर, जानना ही नहीं है अपने को, ये याद होना चाहिए। ये बीटा माइनस होगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और प्लस में एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, यही होता है बीटा डीके। गामा में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, न्यूक्लियस नॉट इलेक्ट्रॉन, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी सर, एनर्जी की इक्विवेलेंट फोटोन होगा। इस टाइप के हम लोग को डीके को हम लोग गामा डीके बोलते हैं, दैट्स इट। अब बीटा डीके में वो बोलेगा नहीं कि भाई ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो जो न्यूक्लियर प्रोसेस में जो यूज होता है मेनली, वो बोलेगा न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है। तो मेनली न्यूक्लियर प्रोसेस जो होता है उसमें बीटा माइनस डीके होता है, ठीक, ये काम की चीज है। बोलेगा न्यूक्लियर प्रोसेस है भाई, 4 बीटा बोल रहे हैं, तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज कराना, बढ़ाना पड़ेगा, बीटा माइनस सॉरी बढ़ाना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। तो बोलेगा नहीं कि भाई ये बीटा माइनस डीके हो रहा है, बीटा प्लस, बोल दे तो बहुत ही सोने में सुहागा, अपने को पता है बीटा प्लस बीटा माइनस क्या होता है। अगर नहीं बोल रहा है, केवल बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, तो बीटा माइनस ही होगा, क्योंकि बीटा माइनस ही सपोर्ट करती है न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो इधर सबसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई न्यूट्रॉन क्यों जाता है स्लो, ऐसा क्यों होता है, मोमेंटम, ये सब कोई कुछ बात नहीं करेगा। तो अपने को क्वेश्चन लगाना, अपने को सिलेक्शन, अपना मोटिव है सिलेक्शन। ये मोटिव नहीं है कि भाई मेरे को ज्ञानी बन जाना है, कल को बैठ के ज्ञान बांटना है, वो 4 साल 5 साल के बाद अपने को करना। अपना मेन है अभी मोटिव सिलेक्शन, दैट्स इट। सिलेक्शन और ज्यादा बोर्ड में मार्क्स, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेन है सिलेक्शन, रैंक से अपने को बनना चाहिए। तो रैंक कैसे बनेगा भाई, क्वेश्चन लगा के, ज्ञान लगा के नहीं पड़ेगा कि भाई जेडली की केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं रोज 5 घंटा, फिजिक्स पढ़ने लगे रोज 10 घंटा। भाई मैंने इतना फिजिक्स पढ़ा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लास्ट में मेरे को इलेक्ट्रॉन्स दिखने लगा था। लास्ट के 5 महीने जब मैं तैयारी की थी तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दिखने लगा था। अपने टीचर का सबसे पहले ही बुक लॉन्च हुआ था मार्केट में, वो बुक है मेरे पास, मैं तुम्हें बताया भी होगा। उस बुक का मैं एडिटर था, उस टीचर का। रोज जाके बताता था कि सर पेज नंबर दिस दिस दिस, यहाँ पे सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है सर यहाँ पे मिस्टेक है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर गया था। सिलेक्शन उससे नहीं होता है, सिलेक्शन उससे नहीं होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिलेक्शन होगा क्वेश्चन लगाने से, चीजें ऐसे होती है तो होती है, दैट्स इट। क्यों होती है वो मैकेनिक्स अपन समझ लिए। मॉडर्न फिजिक्स में चीजें ऐसे ही होती है, लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। खासकर न्यूक्लियस वाले चैप्टर में जो रिएक्शन है एज इट इज अपने को याद होना चाहिए। सोचोगे कि सर ये न्यूट्रॉन कैसे हो रहा, न्यूट्रिनो क्या हो गया, रिसर्च करते रह जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो नॉलेज आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि हकीकत है। तो क्वेश्चंस लगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये जरूरी है अपने को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग दिस सेशन। Thank you, sir. थैंक यू।